हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन और विस्तार, और थोड़ा सा हम देखे थे प्रीवियस क्लासेस में कि सिंधु मतलब जो भी इतिहास में बीसी और एडी का इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ उसके यूजेस होते हैं, वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख चुके थे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप इंट्रो क्लास भी देख सकते हो। उस चैप्टर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और बिना देर किए हुए हम लोग आगे चैप्टर जो है कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देख चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पनपती है और किस क्षेत्र में पनपती है, और उसका क्षेत्र विस्तार भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा था। तो आप जब एनसीईआरटी की बुक जब देखोगे तो फर्स्ट पेज में आपको एक चित्र देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें एक छोटा सा चित्र है जो कि क्लियर नहीं है। तो ये चित्र क्या है, देखने में क्या लग रहा है, एक जानवर है। जानवर का क्या, एक सिंग दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चित्र में आप देखोगे तो यहाँ कुछ कुछ शाइन बने हुए हैं और यहाँ पे मछली की तरह का कुछ चित्र अंकन किया गया है, ठीक है। लेकिन ये मछली नहीं है, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। और बुक में आप ये देखोगे इस तरह का चित्र, तो ये क्या है, एक हड़प्पा की मुहर है, एक हड़प्पाई मुहर, ठीक है, एक हड़प्पाई मुहर है, ठीक है। और इस मुहर पे आप ये मछली की तरह देख रहे होगे, साइन है, ये मछली नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक लिपि है जो कि भाव चित्रात्मक लिपि है। लिपि के चिन्ह अंकित है। और ये जानवर देखने को मिलता है जिसको एक सिंग वाला जानवर कहते हैं, मतलब एक सिंग वाला जानवर है। इसको क्या दो सिंग नहीं है, बस एक सिंग वाला जानवर है, ठीक है। और बगल में नांद बनी हुई है। बहुत सारे आप मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जब चैप्टर खोलोगे, जब ओपन करोगे बुक, तो उसमें हमेशा एक हड़प्पा मुहर देखने को मिलती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानवर है। हमेशा आप देखोगे एक स्ट्रिंग वाला जानवर, एक स्ट्रिंग वाला जानवर, और एक स्ट्रिंग वाला जो जानवर है वास्तविक में तो नहीं था, ठीक है। मतलब ये इसे क्या कहते हैं, इसे कभी कभी वृषभ का नाम भी दे दिया जाता है, जबकि ये वृषभ नहीं है। इसे क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न। इस जानवर को जो है यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न जो कि क्या है, एक काल्पनिक जानवर है, काल्पनिक जानवर है ये। अब रियलिटी में ये जानवर था या नहीं, ये मतलब एक तरह से मतलब एजम्पशन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि साक्ष्य तो मिले नहीं है। और ये जो एक स्ट्रिंग वाला जो जानवर है, यूनान की सभ्यता और चीन की सभ्यता में भी मोहरें जो मिली हैं, उस पे इस चित्र का अंकन मिलता है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मतलब बहुत देखोगे सारा मतलब एक स्ट्रिंग वाला जानवर आप लोग को मिलेगा, लेकिन ये एक कल्पित जानवर है, इमेजिन किया हुआ जानवर है, ठीक है। रियलिटी से इसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अभी हम देखेंगे ना कि मतलब ये जो जानवर, ये जो मुहर है, उसमें 75% जो है मुहरों पर इसी जानवर का चित्र अंकन मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, हमेशा मतलब याद रखना है कि हड़प्पा की जो मुहर है उस पे हमेशा सेल खड़ी नामक पत्थर जो है, एकदम याद रहना चाहिए कि सेल खड़ी नामक जो पत्थर है उसका इस्तेमाल होता है। जो भी मुहरें मिली है वो सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई मिली है। सेल खड़ी जो है बहुत ही सॉफ्ट पत्थर होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टीयरटाइट या सोप स्टोन कहते हैं, ठीक है। हड़प्पाई मुहर हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हड़प्पा की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, जिसको अभी तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं, ठीक है। तो इन मोहरों से बहुत सारे जो हम लोग को बहुत जानकारी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। भाव चित्रात्मक लिपि है, उसको हम लोग अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। और जो भी साक्ष्य जो मिले हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है जो भी चीजों का इस्तेमाल करते थे, तो जो भी खुदाई से जो भी वस्तुएं मिली, खुदाई से क्या पुरातात्विक साक्ष्य क्या है,
आवास है, मृदभांड है, आभूषण है, औजार है, मोहरे हैं। जैसे कि मोहरे है, ठीक है, मोहरे मिली तो हम लोग को पता चला कि भाई एक श्रृंग वाला जानवर जो है हुआ करता था या नहीं करता था वो बात अलग है। आभूषण मिले तो आभूषण से क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो आभूषण यूज करते थे। तो आभूषण किस तरह के यूज करते थे, किस धातु के बने होते थे, ये भी एक जानकारी मिलती है। और मृदभांड जो है वो, और आवास, किस तरह के आवास जो मिले हैं, क्योंकि साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं। अगर कोई लिपि मिली भी है तो हम लोग को पढ़ने में सक्सेस हम लोग नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो बसे हुए जो लोग रहते थे, बसे हुए जो लोग थे, जो और उन्होंने जो भी वस्तुएं पीछे छोड़ी वो एक क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पे हम लोग के सामने उपलब्ध है। और हम लोग उन सभी वस्तुओं को जानते हैं और एनालाइज करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है उन लोगों की जीवन शैली क्या रही होगी। नेक्स्ट है, एक पॉइंट हम लोगों ने ये देखा। सेकंड हम ये भी देख चुके हैं कि उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और ये सेल खड़ी एकदम आप लोग को एकदम इम्पोर्टेंट है, हमेशा एकदम रट लेना है। सेल खड़ी पत्थर, मोहरे जो है अत्यधिक जो है वो सेल खड़ी पत्थर की ही लगभग बनाई गई थी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर लगभग एक श्रृंग वाले जानवर का अंकन मिलता है। यही यूनिकॉर्न का जो है वो अंकन मिलता है, जिसको कभी कभी वृषभ भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है भाई, तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, ठीक है। लिपि तो मिली है लेकिन हम लोग उसको पढ़ने में सक्सेस ही नहीं मिली है, तो वो क्या हो गया, अपठित हो गई। लिपि मिली है लेकिन हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो वो क्या हो गए, अपठित हो गए। और सारे के सारे जो जानने के स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग डिपेंड है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने में, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। और वो पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, आवास है, मृदभांड है, आभूषण, औजार, मोहरे। लिपि तो मिल गई लेकिन हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो वो क्या हो गया, आद्य इतिहास। मतलब इतिहास को भी हम लोग क्या, 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। और इसके एक्स्ट्रा जो है एकदम हमेशा याद रखना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसे आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आती है ये सभ्यता। क्यों, क्योंकि लिपि हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और नेक्स्ट थोड़ा सा हम ये भी जान लें कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो पाषाण कालीन सभ्यता को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लिखित साक्ष्य का अभाव है, क्योंकि लिखित साक्ष्य मतलब पाषाण कालीन सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं है। इसमें भी क्या है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य पे हम लोग निर्भर रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है क्या, ऐतिहासिक काल। इसमें भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हम देखते हैं लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता हम देखते हैं। और इसी काल में हम देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मतलब भरपूर मात्रा में जो है साहित्यिक स्रोत हम लोग को कूट कूट कर भरे हुए बड़े मिलते हैं, ठीक है। और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। तो ये हमेशा आप लोग को याद रखना है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल एकदम इम्पोर्टेंट आप याद रखना। और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एग्जाम पर्पस के हिसाब से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों इसे कहा जाता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जा सकता था या कालीबंगा की सभ्यता भी कहा जा सकता था। आखिर हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, और स्थान क्या था और इसका काल क्या था। तो और हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के जो भी अवशेष जो मिले थे, जो कि पहले जो अवशेष जो है खुदाई से वो हड़प्पा नामक स्थान से मिले थे, इसीलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा के संदर्भ में विशिष्ट पुरावस्तु जैसे मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। मतलब जो भी खुदाई से जो भी वस्तुएं मिली उनमें मोहरे हैं, जो कि आप देख चुके हैं पहले कि मोहरे कैसे मिली थी, सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई मिली थी। मनके हैं, बाट है, पत्थर
के फलक है और पकी हुई ईंटें मिली हैं। और आगे हम जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम बहुत सारा देखेंगे, मनके देखेंगे, ठीक है, बहुत सारा मनके भी मिलता है, वो किस किस चीजों के मनके बनते थे और उनके कारखाने कहाँ कहाँ होते थे। फिर बाट के बारे में हम पढ़ेंगे कि बाट का मतलब वेट क्या होता था, ठीक है। फिर हम देखते हैं पत्थर के फलक क्या होते थे। पत्थर के फलक जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर के फलक क्या किन चीजों में इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद पकी हुई ईंटों का क्या इस्तेमाल होता था, या पकी हुई ईंटों के घर बनते थे या नालियां बनती थी, वो हम देखेंगे आगे चैप्टर में। बट आपको जो है ये सारी जो वस्तुएं जो है वो पुरातात्विक खुदाई में मिलती हैं। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रथम जो अवशेष है जो भी है वो हड़प्पा नामक स्थल से मिला, इसीलिए इसे पूरी सभ्यता को जो है वो हड़प्पा सभ्यता कह दिया जाता है, कहा जाता है। और नेक्स्ट है इसका काल निर्धारण जो है हमेशा याद रखना है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच रखा जाता है। इस सभ्यता का काल निर्धारण जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच रखा जाता है। लेकिन इस जो 2600 ईसा पूर्व से पहले और 1900 ईसा पूर्व के बाद में भी संस्कृति विद्यमान थी, ठीक है, जिसको आरंभिक हड़प्पा संस्कृति और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। मतलब 2600 से पहले भी संस्कृति विद्यमान थी और 1900 के बाद भी संस्कृति विद्यमान थी। नेक्स्ट है इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई वो पहली बता दिया है। और इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। मतलब 2600 के पहले भी सभ्यता संस्कृति थी और 1900 ईसा पूर्व के बाद भी संस्कृति विद्यमान थी। जो 2600 से पहले जो संस्कृति विद्यमान थी उसको आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है, ठीक है, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। और परवर्ती उसके बाद 1900 ईसा पूर्व के बाद जो संस्कृति है उसे परवर्ती मतलब लेटर हड़प्पन मतलब कल्चर कहा जाता है। इन संस्कृतियों से अलग हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। कहने का मतलब है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता दोनों को अलग कर दिया जाता है और विकसित हड़प्पा संस्कृति इस सभ्यता को कहा जाता है। जो कि विकसित हड़प्पा, हम लोग को चैप्टर में विकसित हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तो 1900 ईसा पूर्व के बाद जो है हड़प्पा संस्कृति का डिक्लाइन होने लगता है। लेकिन फुल चैप्टर जो है वो फोकस है आपका विकसित हड़प्पा संस्कृति पे, ठीक है, जिसपे हम लोग मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, फिर लोथल, हड़प्पा, उन सब के बारे में बहुत डिटेल, चनहुद्रो, सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति मतलब परिपक्व हड़प्पा संस्कृति जो है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का ये काल है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में अच्छे तरीके से कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृति और विकसित हड़प्पा संस्कृति और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। अभी हम देखते हैं कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, पहले ही हमें अभी जस्ट देखे कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृति क्या है, विकसित हड़प्पा संस्कृति क्या है। तो देखेंगे हड़प्पा संस्कृति, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति प्री हड़प्पन कल्चर जो है जिसका टाइम ऑफ पीरियड जो है वह 3200 से 2600 ईसा पूर्व के बीच में है। और विकसित हड़प्पा संस्कृति जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में है। और उसके बाद जो 1900 के बाद जो डिक्लाइन पीरियड है, जो पतन हो जाता है धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो उसका टाइम ऑफ पीरियड जो है वो 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच में है। तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति क्या है, विकसित हड़प्पा संस्कृति के पहले भी आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी, लेकिन उस टाइम जो है
जैसे मतलब जैसे विकसित हड़प्पा संस्कृति में जो होता है, देखते हैं हम कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा बहुत ऐसे स्थल है जो कि बहुत ज्यादा विकसित है। हम लोग उनके घरों के स्ट्रक्चर्स देखें, नालियों का निर्माण देखें, स्नानागार देखें, अन्नागार देखें, मतलब उन लोगों का बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही मतलब मार्वेलस होता है, बहुत ही शानदार होता है, जो कि हम आरंभिक हड़प्पा संस्कृति में नहीं देखते हैं। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति में जो भी घर वर के जो आकार होते हैं बहुत छोटे रहते हैं और बस्तियां भी बहुत छोटी होती हैं। लेकिन जैसे ही 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में जब यह संस्कृति पहुंचती है, तो हम देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और बहुत सारे और भी छोटे छोटे जो भी मतलब बड़े बड़े जो स्थल जो हैं, जैसे कालीबंगा हो गया, चनमुद्रो हो गया, तो उन लोगों का जो भी एक आकार है रहने का, धौलावीरा हो गया, तो बहुत सारा जो चीज हम देखते हैं जो कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृति से जो है बहुत आगे निकल चुका होता है। तो संस्कृति जो है वो बढ़ती भी है और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन भी होती है। तो इसमें देखते हैं कभी कभी हम क्या देखते हैं, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति और उत्तर हड़प्पा जो सभ्यता है उसको हम लोग अलग करने के लिए इस सभ्यता को जो है विकसित हड़प्पा संस्कृति का भी नाम दे देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, विकसित होगी ही यह संस्कृति, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो शहर जो स्थल जो है बहुत ही अपनी नगरीय सभ्यता के लिए बहुत ज्यादा जो है वो फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और कभी कभी इस सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता और नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नगरीय सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या विकसित हड़प्पा सभ्यता या फिर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। और हमेशा याद रखना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, ठीक है। इसका जो नगर नियोजन जो प्रणाली है बहुत ही मतलब उन्नत किस्म का होता है। आगे हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से लोग अपने मतलब बिल्डिंग्स का निर्माण करते थे, किस तरह से एकदम बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर में, जैसे आज के दौर में हम लोग ईंटों का इस्तेमाल देखते हैं घरों को बनाने में, उस टाइम पे आज से हजारों हजार वर्ष पहले जो है वो लोग इतने ही मतलब पूरा प्लानिंग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से घरों का निर्माण करते थे, नालियों का निर्माण करते थे, बहुत ही राजनीतिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी। आज जैसा परिवेश है और हजारों हजार पहले जो वर्ष का जो परिवेश होता है बहुत ही मतलब सिमिलर हम देखते हैं कि उस टाइम के भी जो लोग जो हैं वो नगरीय सभ्यता उस टाइम पे भी थी। फिर देखते हैं उत्तर हड़प्पा सभ्यता या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें हम देखते हैं लेटर हड़प्पन कल्चर, मतलब 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच में देखते हैं कि धीरे धीरे ये सभ्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो लास्ट हम जब चैप्टर का एंड होगा तो हम देखेंगे कि क्या ऐसा हो गया होगा जिससे जो है यह सभ्यता है जो धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इस क्षेत्र मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले देख चुके हैं कि विकसित हड़प्पा एकदम याद हो गया होगा आप लोगों को कि विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले हड़प्पा संस्कृति विद्यमान थी। से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां जो है अपनी जो स्पेसिफिक एक मृदभांड शैली जो होती है उससे संबंधित है और इनके संदर्भ में हमको और क्या जानकारी मिलती है, कृषि की जानकारी मिलती है, पशुपालन की जानकारी मिलती है और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि किस किस तरह की संस्कृति कृषि होती थी, किस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कैसे पशुपालन करते थे, किन पशुओं को वो पालतू बनाते थे और किन पशुओं से वो अपना काम निकालते थे। और कुछ जो शिल्पकारी है उसके भी साक्ष्य मिले हैं कि जैसे मलके बनाने का कारखाना है और किस तरह से वो सोना चांदी ये सब प्राप्त करते थे, वो भी हम लोग देखेंगे क्योंकि साक्ष्य मिला है बहुत सारा। और आरंभिक अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के बीच में क्या है, वो एक के बीच क्रम भंग था। मतलब क्या है ना, क्रम भंग का दोनों के बीच मतलब आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच में जो है एक क्रम जो है वो टूटा हुआ नजर आता है। दोनों के सीक्वेंस में कुछ ऐसा रहा होगा, या तो फिर हड़प्पा जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के जो लोग रहे होंगे मतलब अपने जो भी स्थल रहते हैं उसको जो है जला देते हैं या कुछ
मतलब स्थल को जो है वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो है थोड़ा जो है क्रम जो है दोनों के बीच में वो टूटा हुआ नजर आता है। कुछ ऐसा रीजन बन गया होगा जिससे जो है दोनों में गैप आ जाता है, तो क्रम टूटा हुआ नजर आता है। नेक्स्ट देखते हैं विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। ऑब्वियस सी बात है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में जो भी स्थल थे वहीं पे विकसित हड़प्पा संस्कृति जो है वो फलती है और फूलती है और संस्कृति का विकास होता है। और हम लोग सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज देखें तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के जो लोग जो जिस तरह से जीवन निर्वाह करते थे और विकसित हड़प्पा संस्कृति के जो लोग हैं जैसे जीवन निर्वाह करते थे, दोनों का जीवन निर्वाह का जो तरीका है वो बिल्कुल ही लगभग सेम होता है। ठीक है, या तो क्या होगा मतलब थोड़ा सा पिछड़े हुए होंगे और विकसित हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो थोड़ा इनहांस होते गए होंगे, यही रीजन रहा होगा। और लास्टली जो है हम देखते हैं कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में 3200 से 2600 ईसा पूर्व और हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। और उसके बाद हम देखते हैं 1900 ईसा पूर्व के बीच 1900 ईसा पूर्व के बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन होने लगता है। तो अब हम देखते हैं कि इन लोगों का निर्वाह के तरीके क्या थे, किस तरह से ये जीवन निर्वाह करते थे, क्या खाते थे, किस तरह की फसलें उगाते थे, किन पशुओं को जो है वो पालतू बनाते थे। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग हैं वो किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे, वो क्या खाते थे, वो किन पशुओं को पालतू बनाते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में क्या है इस्तेमाल करते थे, गेहूं का इस्तेमाल करते थे, जौ का इस्तेमाल करते थे, दाल, सफेद चना, मटर, सरसों तथा तिल का इस्तेमाल करते थे। और बहुत सारे जगहों पे हम देखते हैं कि जले हुए अनाज के साक्ष्य मिले हैं। जला हुआ अनाज का जो साक्ष्य मिला उससे जो है जो भी वनस्पति यज्ञ जो है पूरा वनस्पति यज्ञ जो है वो जानने में सफल हो पाए कि अच्छा लोग जो है गेहूं का इस्तेमाल करते थे, जौ का इस्तेमाल करते थे। उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उन लोगों को जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, या वो क्या खाते थे। ठीक है, तो एक विधि होती है थर्मोल्यूमिनेंस विधि होती है, जिसके जरिए जो है ये एक विधि है जिसके जरिए पता चलता है कि पुरानी वस्तुओं का डेट कैसे निकाला जाता है। पुरानी वस्तुओं की डेट निकालने की ये विधि है। ठीक है, जिसके जरिए जो है वनस्पति यज्ञ वो बता सकते हैं कि जो जले हुए अनाज जो है वो कितने साल पुराना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसी से पता चलता है कि जो भी वनस्पति यज्ञ है उन्हीं के ये विधि के द्वारा जो है वो बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो गेहूं, जौ, दाल ये सब का इस्तेमाल करते थे और जो अनाज का जो दाना है वो कितने साल पुराना है। तो हम देखते हैं कि बाजरे का जो दाना है वो कहाँ से मिलता है, गुजरात से मिला है, ये याद रखना है। और चावल के दाने जो है बाजरे के दाने से बहुत कम पाए गए हैं, सबसे ज्यादा बाजरे का दाना पाया गया है और चावल का दाना जो है बहुत उसके मतलब हम लोग कंपैरिजन में बहुत कम पाया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता से मिली जानवरों की हड्डियों में मतलब मवेशियों मतलब कैटल, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां भी शामिल है और ये सभी जानवर जो है वो पालतू थे। और जंगली प्रजातियों में जैसे कि बड़ा मतलब सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं और मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग हैं वो गाय को भी मतलब पालतू जानवर बनाते थे। ठीक है, पालतू पशु। अब हम देखते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, मतलब कैसे पता चलेगा कि कृषि करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अनाज के दाने, जले हुए अनाज के दाने प्राप्त हुए। तो इससे तो कहीं ना कहीं आभास हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कृषि से परिचित थे, मतलब कृषि करते थे। वो खाद्य संग्राहक नहीं थे, वो
प्रॉपर एक कृषि करते थे। अब ये सिर्फ जानने की बात है कि पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं कि उनकी कृषि की पद्धति क्या होती थी, किन तकनीकियों से वो कृषि करते थे, या फिर वो जुते हुए खेत पे छिड़काव करते थे, बीजों का छिड़काव करते थे, या किस विधि से वो मतलब कृषि तकनीकी का उपयोग करते थे। तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखे थे, चैप्टर शुरू होने से पहले ही हम एक मोहर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना। और मोहर पे एक श्रृंग वाला जानवर है, ठीक है, जिसको वृषभ का नाम दिया जाता है, मतलब बैल। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या है, वो बैल की जानकारी थी। तो इससे अनुमान लगाते हैं कि वो जो भी कृषि करते होंगे वो बैलों के जरिए करते होंगे। तो हम देखते हैं कि मोहरों पर वृषभ इंगित है। इससे पता चलता है कि खेत जोतने के लिए क्या करते थे, बैलों का प्रयोग। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो बैलों का प्रयोग करते थे, मतलब वृषभ का प्रयोग करते थे। और फिर हम देखते हैं कि चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली। अब क्या है, खुदाई से अब ये सारा अनुमान हम लोग किस तथ्य पे लगाते हैं, अनुमान तो जितनी भी है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत है नहीं, तो जितनी भी जो भी खुदाई से वस्तुएं मिली हैं उसी के अनुमान लगा रहे हैं। अब हम देखते हैं बैक टू बैक जो है वो चीजें मिल रही हैं, ठीक है, मतलब कभी कहीं से हल मिल रहा है, कहीं से अनाज के दाने मिल रहे हैं, जैसे बाजरे के दाने गुजरात से मिले, फिर अनाज के दाने मिल रहे हैं, और फिर कहीं से हल मिल रहा है, कहीं से जुते हुए खेत मिल रहे हैं, कहीं से जलाशय मिल रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उन स्थलों से कुछ चीजें मिल रही हैं। तो जो भी चीजें मिली हैं उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उन लोगों को कृषि का ज्ञान था, ठीक है, और वो किस तरह से कृषि करते रहे होंगे। हाँ, भले ही आज की जो कृषि है और उस टाइम की कृषि में अंतर रहा होगा, तकनीकी में अंतर रहा होगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कृषि से परिचित थे भली भांति। तो हम देखते हैं चोलिस्तान के कई स्थलों, चोलिस्तान मतलब क्या, चोलिस्तान जो है वो थार रेगिस्तान, जो मतलब जो अपना थार रेगिस्तान से क्षेत्र, थार रेगिस्तान के क्षेत्र से लगा हुआ जो पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है उसको बोलते हैं चोलिस्तान। तो चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली जो कि हरियाणा में है, वहां से मिट्टी से बने हुए हल मिले हैं। मिट्टी से बने हुए हल मिलने का क्या मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं कृषि अगर करते रहे होंगे, कृषि अगर करते थे तो वो मिट्टी से मतलब हल का उन लोगों को ज्ञान था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि तो करते ही थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हल जो था वो किस चीज का बना हुआ होगा, उसका जो हत्था है वो तो लकड़ी का बना होगा, और जो नीचे का पार्ट है वो किस चीज का बना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे, और जब लोहे से परिचित ही नहीं थे तो हल कैसे बना होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट एक सोच वाली बात है। तो पत्थर के फलक बने होंगे, पत्थर के फलक मतलब पत्थर के टुकड़े से वो उसको अटैच करते होंगे और हल बनाते होंगे, और उस तरह से कृषि करते रहे होंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है। तो वहां से एक जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंधित है। इससे एकदम मतलब पता चल जाता है, जब जूते हुए खेत कालीबंगन राजस्थान से मिलता है तो उससे पता चल जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है खेत की जुताई करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बात है कि जो भी पुरातत्वविद जो है वो देखते हैं कि जो हल रेखाओं के दो समूह जो है एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, तो जिससे ये पता चलता है कि जो भी फील्ड होता था वहां पे दो तरह की फसलें उगाई जाती थी, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती थी। जैसे ये खेत है, ठीक है, जैसे ये खेत है, इस पे दो तरह की फसलें हम लोगों ने उगा दी। तो दो तरह की फसलें जो है उगाई जाती थी, मतलब उस टाइम पे भी मल्टीपल क्रॉपिंग का ज्ञान था, ठीक है। दो तरह की हम जैसे फील्ड है यहाँ पे, दो तरह की हम लोग अनाज को ग्रो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उत्पादकता भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और भूमि की उर्वरा शक्ति भी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छी होगी, मतलब लोग बहुत ज्यादा उन लोगों को कृषि में कुशल थे।
और हम देखते हैं कि देख ही चुके हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा, लोथल व मोहनजोदड़ो। लोथल जो कि गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। तो हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। मतलब अन्न को स्टोर करने के लिए भंडार गृह बनाए जाते थे। बहुत सारा स्टोर करने के लिए भंडार गृह मिले। कहाँ से? हड़प्पा से, लोथल से और मोहनजोदड़ो से। तो अन्नागार या भंडार गृह का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? जब अनाज का उत्पादन होगा उसको स्टोर करने के लिए होगा। इसीलिए भंडार गृह से भी ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कृषि करते थे। यहाँ बात है कृषि कैसे करते थे, कृषि करते भी थे कि नहीं करते थे, तो हम ये जान रहे हैं कि भंडार गृह भी वहां मिला है। कितने सारे साक्ष्य मिल गए हैं, तो इससे एकदम आप इजीली बता सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कृषि से भली भांति परिचित थे। और एक नेक्स्ट है, अधिकांश कृषि स्थल जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित था, जहां शायद ही कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान के सोर्तुगई। अफगानिस्तान के सोर्तुगई नामक स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान का जो सोर्तुगई जो है, सोर्तुगई नामक जो स्थल है वहां से बहुत सारे नहरों के अवशेष मिले हैं। नहर क्यों आदमी बनाएगा? ठीक है, कृषि करते होंगे लोग, तभी नहरों का इस्तेमाल होगा। उन नहरों के पानी से जो है लोग कृषि करते रहे होंगे। ये सारे के सारे एजम्पशन है, ठीक है, करते रहे होंगे। जो भी साक्ष्य मिला उसके आधार पे हम लोग बोल रहे हैं, कुछ अपना ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान के सोर्तुगई से तो नहरों के अवशेष मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहरों के अवशेष नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है, कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? गुजरात में है, हमेशा याद रखना है। धौलावीरा गुजरात में है। लोथल, धौलावीरा और गुजरात, लोथल दोनों गुजरात में, धौलावीरा और लोथल। तो धौलावीरा से मिले जलाशयों का प्रयोग, धौलावीरा से क्या है, बहुत सारे जलाशय मिले हैं। जलाशयों का प्रयोग जो शायद ही जल संचयन हेतु किया जाता था, जल को स्टोर करने के लिए किया जाता था ताकि वो आगे कृषि कर सके। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि एक अवतल चक्की के बारे में हम देखेंगे कि अर्नेस्ट मैके जो है वो अवतल चक्की का आविष्कार कैसे करते हैं, कैसे वो बताते हैं कि। तो हम देखते हैं कि पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, कोई भी पुरा वस्तु मिलती है तो जो भी पुरातत्वविद होते हैं वो उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से बहुत सारी अवतल चक्कियां मिलती हैं, जैसे कि आप घर में भी देखते होंगे सिलवट्टा बोलते हैं, जिसपे क्या कहते हैं, चटनी पीसने का काम होता है और जो भी मसाले कूटने का काम होता है। तो वो हम लोग सबके घरों में ये बेसिकली हम देखने को पाते हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में भी जब उत्खनन होता है तो वहां पे बहुत सारी अवतल चक्कियां मिलती हैं। अर्नेस्ट मैके जो है वो मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाते हैं और वहां से बहुत इस तरह की अवतल चक्कियां मिलती हैं। और ये अवतल जो चक्कियां हैं वो आग्नीज और बहुत ही कंकरीले बलुआ पत्थर से बनाई जाती है, बहुत ही कठोर बलुए पत्थर से बनाई जाती है। और इसका निर्माण क्यों होगा? इसीलिए होगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होंगे वो कुछ चीजों, जो जड़ी बूटी है उसको पीसने का काम करते होंगे, पीसने के काम में वो लाते होंगे। तो हम देखते हैं कि अवतल चक्कियां तो बहुत बड़ी संख्या में मिली, लेकिन दो प्रकार की चक्कियां मिली हैं। पहला मिला कि एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था। हम लोग भी देखते हैं कि जब भी हम लोग सिलवट्टा का इस्तेमाल करते हैं तो एक बड़ा सा पत्थर होता है और उसके ऊपर छोटा सा पत्थर होता है। तो सेम मोहनजोदड़ो में भी एक पत्थर मिलता है जो छोटा होता है, और दूसरा होता है केवल सालन पत्थर या तड़ी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये एक तल है, ठीक है, और इसमें छोटा पत्थर रखा जाता था और इससे जो भी मसाले कूटने का काम किया जाता था। और इस चक्की को जो है
नीचे जो है मिट्टी से फिक्स कर दिया जाता था, जिससे ये चक्की जो है हिले डुले नहीं और लोग अपना काम कर सकें। तो हम देखते हैं नगरों की विशेषता। तो पहले चैप्टर शुरू होने से पहले एकदम कूट के आप लोग को दिमाग में याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय जीवन उसकी बहुत सबसे अनूठा उसका विशेषता है। नगरीय जीवन शैली, नगरीय जीवन जो है बहुत अच्छी उसकी मतलब जीवन शैली थी, और नगरीय जो शहरी केंद्र जो है उच्च कोटि का था, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगरीय सभ्यता थी, एकदम याद रखना। तो हम देखते हैं कि नगरों की विशेषताएं देखें तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोगों ने अभी देखना है कि मोहनजोदड़ो का नियोजित शहरी केंद्र किस तरह का था, किस तरह की वहाँ का शहरी केंद्र किस तरह से बसा हुआ था। ठीक है, तो हर शहर का एक बसने का प्रक्रिया होता है, किस तरह नगर मतलब शहरों को बसाया गया था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहले देखें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे ही अनूठा पहलू क्या है। पहले ही बताया शहरी केंद्रों का विकास है। शहरी केंद्र मतलब तो हम पहले ही देख चुके हैं जो नगरीय सभ्यता है ये, तो शहरी केंद्रों का विकास भी बहुत ही उच्च कोटि का है। तो हालांकि जो है मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें तो मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे अनूठा जो है सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। लेकिन खोजा तो गया था सबसे पहले हड़प्पा को, हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो भी बहुत अच्छा पुरास्थल है, बहुत ही प्रमुख पुरास्थल है। लेकिन अब बाद की खुदाई जब होती गई तो राखी गढ़ी भी बीच में आता है। तो राखी गढ़ी का जब उत्खनन होता है, जब स्थल वो सामने आता है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इन दोनों से भी राखी गढ़ी बहुत बड़ा है। ठीक है, बाद की खुदाइयों से हमें पता चलता है। खैर अभी हम लोग को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा सा आप जान लो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अभी कहाँ पे है। तो मोहनजोदड़ो जो है और हड़प्पा दोनों ही पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, जो कि सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा जो है वो मोंटगोमरी जिले में है, वर्तमान साहिवाल में है और रावी नदी के तट पे है। ये जो है सिंधु नदी एकदम याद रखना है। सिंधु नदी एग्जाम के पर्पस पे एकदम एग्जाम में आता भी है, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी। और मोंटगोमरी जिला ये याद रखना है, और यहाँ पे आपको लड़काना जिला याद रखना है, सिंध प्रांत। ठीक है, अब हम यहाँ पे मोहनजोदड़ो के बारे में देख रहे हैं। तो बस्ती क्या है, दो भागों में विभाजित है। यहाँ आप देख रहे हो क्या, दो भागों में विभाजित है, मतलब बस्ती को इसमें दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक दुर्ग और एक निचला शहर। अब इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि दुर्ग क्या था, निचला शहर क्या था। ठीक है, निचला शहर देख रहे हो कितना बड़ा दिख रहा है, और दुर्ग जो है बहुत ही छोटा दिख रहा है। दुर्ग छोटा है लेकिन इसको ऊंचाई पे बसाया गया है, और निचला शहर जो बड़ा है लेकिन नीचे बसाया गया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। दुर्ग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है। बहुत इसका मतलब छोटा है लेकिन ऊंचाई पर इसकी अवस्थिति हम देखते हैं पश्चिमी दिशा में है, और निचला शहर पूर्वी दिशा में है। ऊंचाई हुई है, ठीक है, ऊंचाई पर बसाया गया है दुर्ग को, सीटाडेल जिसको बोलते हैं। और निचला शहर जो है कहीं अधिक बड़ा है, लेकिन क्या है, नीचे बसाया गया है। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे बुक्स में भी आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे रोमन लिपि में यहाँ मतलब कि DKC दिखेगा, क्षेत्र दिखेगा, फिर DKB दिखेगा, फिर BSA क्षेत्र दिखेगा, फिर DFD क्षेत्र दिखेगा। तो ये सब क्या है, क्षेत्र मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पुरातत्वविद के नाम दिए गए जिन्होंने इन सभी क्षेत्रों की खुदाई की है। ठीक है, तो जैसे कि VSA तो माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स है। और KC है, DKC मतलब कुछ मतलब काशीनाथ करके एक दीक्षित है, मतलब दीक्षित के एन भी इनको कहा जाता है। तो वो पुरातत्वविद है। ठीक है, और ये सब अपना जैसे जैसे होता गया वो सब क्षेत्रों का क्या करते गए, खुदाई करते गए, जहां जहां से साक्ष्य मिले खुदाई करते गए। तो इन लोगों को शॉर्ट में ऐसे क्षेत्र ऐसे खुदाई जहां जहां इन लोगों ने खुदाई की वहां पे इनका नाम दिया गया है, और उस क्षेत्र का नाम क्षेत्र ऐसे करके लिख दिया गया। आप बुक में भी देखोगे तो निचला शहर में आपको देखने को मिलेगा।
तो अब आप देखते हो कि अब दोनों की अवस्थिति के बारे में कि क्या था। तो दुर्ग की ऊंचाई का कारण क्या था कि यहाँ की जो संरचना है वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी, इनको कच्ची ईंटों से बनाया गया था। और दुर्ग की दीवार को जो है, अब दुर्ग को क्या जो है उसको क्या किया गया, दीवार से घेर दिया गया। ठीक है, दुर्ग को दीवार से घेर दिया गया, क्यों? निचले शहर से काटने के लिए, मतलब कि निचले शहर से अलग करने के लिए इसको क्या है, घेर दिया गया। फिर हम देखते हैं, अब निचला शहर के बारे में देखें तो निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था, दुर्ग भी दीवार से घिरा हुआ है और निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ है। और इनकी जो चार दीवारी को जो है पक्की ईंटों से बनाया जाता था और ईंटों की चिनाई इस प्रकार से करते थे कि दीवारें बहुत ही मजबूत रहे। और इतना ज्यादा अनुमान लगाया जाता है कि इसके आधार को बनाने के लिए जो है 40 लाख श्रम दिवस, मतलब 40 लाख जो है श्रम डेज का जो है वो लग गया होगा, बड़े पैमाने पर मजदूरी की आवश्यकता पड़ी होगी। हम यहाँ देखते हैं कि बस्ती तो दो भागों में विभाजित है, लेकिन सबसे बड़ा एक्सेप्शनल केस देखते हैं धौलावीरा में। धौलावीरा मैंने जस्ट पढ़ाया था, धौलावीरा कहाँ है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे। धौलावीरा गुजरात में है, हमेशा याद रखना है, धौलावीरा जो है गुजरात में है। लेकिन यहाँ बस्ती तो दो भागों में विभाजित है, लेकिन धौलावीरा के केस में क्या होता है, धौलावीरा के केस में हम देखेंगे तो बस्ती 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, यहाँ तो 2 भागों में हम देखते हैं, दुर्ग और निचला शहर, लेकिन धौलावीरा के केस में हम देखते हैं बस्ती 3 भागों में विभाजित है। पहला दुर्ग है और यहाँ तो खैर निचला शहर है ही, लेकिन बीच में मध्य नगर है। ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत अच्छे तरीके से जान पाए कि मतलब बस्ती किस तरह से है। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट पता है क्या है कि इसका नगर नियोजन बहुत ही उच्च कोटि का होता था। पहले इसका नियोजन करते थे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते थे, कार्यान्वयन करते थे कि बस्ती को किस तरह से बसाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस्ती को बसाने के लिए जो है ईंटों का इस्तेमाल करते थे। ईंटों को या तो भट्टी में सुखाते होंगे या तो धूप में सुखाते होंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसकी ईंटों की लंबाई और चौड़ाई और इसके बारे में, तो इसकी ईंटों की जो लंबाई है 4:2:1, ये एकदम हमेशा याद रखना है आप लोग को। तो ईंटों का इस्तेमाल भी बहुत उच्च कोटि का है, पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे हम इसके बारे में और देखते हैं कि हड़प्पा की क्या दुर्दशा हुई, क्यों मतलब हड़प्पा जो है उसके साक्ष्य हम लोग को अच्छे तरीके से नहीं मिले, क्यों वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं नियोजित जल निकासी प्रणाली। हम देखते हैं नगरीय जीवन प्रणाली तो हम देखते ही हैं, बहुत ज्यादा प्रधानता है इसकी। और देखते हैं नियोजित जल निकासी प्रणाली, मतलब इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अनूठा है, मतलब इसका ड्रेनेज सिस्टम भी। निचले शहर की सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति, ठीक है, ग्रिड पद्धति बनाया गया था और ये मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले क्या होता था, नालियों का निर्माण होता था। पहले जैसे क्या है कि हमने नालियों का निर्माण कर दिया, ठीक है, उस नालियों का निर्माण करने के बाद गलियों का निर्माण किया और उसके बाद जो है आवासों का निर्माण किया। ठीक है, लेकिन हम अब ये देखते हैं कि हम देखते हैं कि लोथल में आवासों का जो निर्माण है वो कच्ची ईंटों से होता है, कच्ची ईंटों से होता है। लोथल में, लोथल कहाँ है, जो कि गुजरात में है, और नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से होता है। सोचो कितना मतलब इम्पोर्टेंट रहा होगा इसका ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम इसके गृह स्थापत्य की बात करें तो मोहनजोदड़ो का निचला जो शहर है वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि इसके आवास में क्या होता है, आंगन होता था जिसके चारों ओर मतलब आंगन पर केंद्रित होता था। बहुत सारे हम लोग घर देखते हैं मोहनजोदड़ो में, तो पहले आंगन केंद्रित मतलब घर होता था, पहले आंगन देखते हैं और उसके चारों ओर जो है वो
कमरे बनाए गए थे, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। बहुत सारे हम लोग बहुमंजिले घर भी देखते हैं जिनमें मतलब सीढ़ियां बनी हुई होती थी ऊपर जाने के लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, घर तो बनाए जाते थे लेकिन खिड़कियां नहीं होती थी, ठीक है। और स्नानागार भी हम लोग को मिले हैं, नालियों का निर्माण किया गया है बहुमंजिला, मतलब ऊपर वाले मतलब ऊपर स्टोरी जाने के लिए जो है सीढ़ियां भी, लैडर भी बने होते थे और कुएं भी मिले हैं। यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो से जो है 700 कुएं हम लोगों को मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि घर का जो मेन जो मतलब जो रोड दरवाजा जो होता था मेन रोड पर नहीं खुलता था, ताकि मतलब मेन रोड पर नहीं खुलने का रीजन ये होगा कि लोगों को अपनी प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, कि लोग बाहर के जो भी लोग हैं वो अंदर का जो भी मतलब घर है या प्राइवेसी है वो ताक झांक नहीं कर सके। लेकिन घरों के दरवाजे तो मेन सड़क पर नहीं खुलते थे और मुख्य सड़क के पहले जो है आंगन नहीं होता था। और लेकिन यहाँ तो मुख्य सड़क पर जो है वो मतलब जो भी सड़क है वो नहीं खुल रही है। लेकिन लोथल जो कि गुजरात में है, लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ घरों के दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। और इसी के बाद में जो है जहाँ नियोजित जल निकासी प्रणाली हम लोगों ने देखा, तो मैके जो है नालियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। वो अभी हम देखते हैं कि उनके बारे में, नालियों के बारे में वो क्या आगे वो बताते हैं। अब हम देखते हैं दुर्ग के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि दुर्ग जो है छोटा है लेकिन ऊंचा, पश्चिमी, पहले ही हम लोग देख चुके थे कि पश्चिमी दिशा में रहता है और निचली जो बस्ती है वो पूर्वी दिशा में रहती है, ठीक है। पहले ही हम लोग देख चुके हैं ये दुर्ग है जो कि पश्चिमी दिशा में है और ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन दोनों के नियोजन में जो है वो हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। अब हम देखते हैं धौलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती जो है वो किले बंद की गई थी। धौलावीरा और लोथल जो है वो गुजरात में है और ये दोनों स्थलों की जो बस्ती है वो किले बंद की गई थी पूरे अच्छे तरीके से। और हम मोहनजोदड़ो के दुर्ग पे क्या एक देखते हैं, माल गोदाम देखते हैं और विशाल स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ देखते हैं। और थोड़ा हम लोग ग्रेट बाथ के बारे में देखेंगे कि ग्रेट बाथ कैसे बनाया गया था। तो हम देखते हैं जलाशय के बारे में, जो कि ग्रेट बाथ के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ना है कि इसे किस तरह से मतलब बनाया गया था, इसका क्या मतलब प्रयोजन था, कोई ना कोई पर्पस रहा होगा जलाशय को बनाने के लिए। तो जलाशय के आप जैसे कि फोटो में देख रहे हो कि इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में आपको सीढ़ियां दिखती होंगी, सीढ़ी बनी हुई है। और जलाशय के किनारों पर क्या है, ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गाढ़े और चारकोल की परत चढ़ाया गया, थोड़े से जलबद्ध किया गया था ताकि पानी का जो रिसाव हो नहीं पाए। और इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए, कमरे बने हुए हैं और उसमें एक बहुत बड़ा कुआं भी है, 8 स्नानागार भी पाए जाते हैं और एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नान घर है। अब इतना करने का क्या मतलब है, 4 स्नानागार बना, अच्छा ठीक है जलाशय ही बना देते, सिर्फ जलाशय का ही निर्माण हो जाता। लेकिन जलाशय के चारों ओर जो है आप लोग को क्या मिल रहा है, मतलब 4 स्नान घर भी मिल रहे हैं। जलाशय के चारों तरफ 4 स्नान घर, 8 स्नान घर है, फिर 4 स्नान घर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी कुछ अनुष्ठान होता होगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता होगा, त्योहार के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता होगा जलाशय का। तो ये आप लोग को एकदम याद रखना है कि विशाल स्नानागार के बारे में अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो आराम से आप लिख सकते हो कि सीढ़ी उत्तर दक्षिणी दिशा में सीढ़ी होती थी और इसका प्रयोग क्यों किया जाता था और इसे किस तरह से मतलब जिप्सम और के गारे और चारकोल की परत से इसको जलबद्ध किया जाता था। और आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में, ठीक है। हम देखते हैं हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में। तो हड़प्पा के जो अवशेष है बहुत मतलब देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्षीण हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन उसकी बहुत ज़्यादा खराब थी, हम लोग को साक्ष्य बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिले। रीज़न ये था
पहले देखते हैं कि 1875 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल जो थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। एकदम याद रखना है, किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। ने लिखा कि प्राचीन स्थल से ले गई, मतलब प्राचीन स्थल मतलब हड़प्पा से लोग क्या किए, ईंटों की बहुत बड़ी संख्या में जो है मतलब रेलवे पटरी का काम हो रहा था और इसीलिए इस स्थल से, हड़प्पा स्थल से बहुत सारी ईंटें जो है वो ले गए। लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेलवे पटरी बिछाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, इससे हड़प्पा का जो स्थल था, जो भी हम लोग को हड़प्पा के बहुत सारे साक्ष्य मिल सकते थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई और बहुत सारे लोग जो है ईंटें मतलब चुरा ले गए। और इससे क्या हुआ, जो भी संरचनाएं थी हड़प्पा सभ्यता की, वो हड़प्पा स्थल की बहुत ज़्यादा संरचनाएं जो है वो नष्ट हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा हम देखते हैं कि 1861 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कनिंघम को बनाया गया था, ठीक है, कनिंघम को बनाया गया था। और फिर उसके बाद जो है 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कनिंघम को बनाया गया, लेकिन 1865 से 70 के बीच का जो काल रहता है वो बजट के अभाव में जो है वो काम नहीं होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। फिर 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो जनरल है वो कनिंघम को बनाया जाता है और फिर उसके बाद 1875 में मतलब वो सर्वेक्षण का कार्यभार संभालते हैं। और इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आगे चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल से जानेंगे कि जो भी पुरातत्व जो विद हैं वो तरह तरह के स्थलों की खोज करते हैं और खोज करने के बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राप्त होती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो शिल्प के दिशा में क्या क्या काम करते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्या डिक्लाइन होता है। और उसके पहले अगर आपको मेरा चैनल अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें। फिर मिलते हैं एक और बेहतर